हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो है वीडियो है, यह एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा फ्रॉम द रेलवे फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर रेलवे फाइनेंस, जो कि आपके सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशन किया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 2 से 3 क्वेश्चंस जो है तो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द ग्रांट्स एज वोटेड बाय द पार्लियामेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द रेलवे बोर्ड अमॉन्ग द जोनल रेलवेज आर कॉल्ड एज। तो दैट इज कॉल्ड द बजट अलॉटमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे जब हमारा जनरल बजट पास होता है, क्योंकि अभी रेलवे बजट और जनरल बजट का मर्जर हो गया विद द इफेक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। तो इस केस में जो भी बजट पास होता है तो बजटरी ग्रांट्स जो भी वोटेड होता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो वह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द जोनल रेलवेज बाय द रेलवे बोर्ड। तो इस अलॉटमेंट को हम बोलते हैं बजट अलॉटमेंट, और इसके लिए एक ऑर्डर निकलता है जिसके थ्रू यह कम्युनिकेशन किया जाता है फ्रॉम द रेलवे बोर्ड टू जोनल रेलवेज। तो इस ऑर्डर को हम बोलेंगे बजट ऑर्डर्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बजट ऑर्डर्स क्या है? द ऑर्डर्स बाय विच द बजट अलॉटमेंट्स आर कम्युनिकेटेड टू जोनल रेलवेज बाय द रेलवे बोर्ड इज कॉल्ड अ बजट ऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। बजट इज ऑपरेटिव until the close of the financial year. Any unspent balance shall lapse and not be available for utilization in the following years. तो अप टू द फाइनेंशियल ईयर तक तो बजट ऑपरेटिव रहता है, लेकिन आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर यह जो अनस्पेंट अमाउंट है वह लैप्स हो जाएगा, और उसको हम फॉलोइंग ईयर्स में अगले साल में जो है तो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। यह किस प्रिंसिपल के तहत होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सपायरी, डॉक्ट्राइन ऑफ एट्रीब्यूशन, डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लंडर, और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, दैट इज नन ऑफ द अबव। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है तो यह पुनः अगले साल के लिए उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज नन ऑफ द अबव, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आपके एग्जाम में ये दो कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। एस्टिमेट्स कमेटी विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टोटल मेंबर्स इज 30, फ्रॉम लोकसभा 20, राज्यसभा 10, टर्म इज 1 year, object is scrutinizing the function of government ministries department including Indian Railway, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी। तो एस्टीमेट कमेटी जैसा कि आपको पता है, इट इज वन ऑफ द परमानेंट कमेटी इन आवर इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। और इसके अंदर जो है टोटल मेंबर्स हैं वह कितने हैं? 30 हैं। यह भी सही है, लेकिन ये जो जितने भी 30 मेंबर्स हैं वो सभी लोकसभा से हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, इसमें राज्यसभा से कोई भी मेंबर नहीं होता। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए जो है यह गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका टर्म है 1 साल का होता है और यह परमानेंट कमेटी है, तो ये बाकी और फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका, इट इज इनकरेक्ट। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती हैं वह दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारी स्टैंडिंग कमेटी जो कि परमानेंट रहती हैं, और एक होती है एडहॉक कमेटी जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाई जाती हैं। सो टोटल मेंबर्स और 30 फ्रॉम लोकसभा 20। ठीक है, और राज्यसभा के साथ में जो ये 10 लिखा हुआ है यह इनकरेक्ट होगा। राज्यसभा के साथ में यहाँ पे नहीं होता है। ऑल मेंबर्स आर बिलोंग्स टू ओनली लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। द टर्म ऑफ कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन।
तो यहाँ भी ये भी एक क्या है, एक तरह से परमानेंट कमेटी है हमारे पार्लियामेंट के अंदर। तो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का जो टर्म होता है वह पूछा है कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 1 ईयर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का जो टेन्योर होता है वह 1 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। NRUCC, नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल, नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव सेंटर, नेशनल रेलवे यूटिलिटीज कंसल्टेटिव कॉन्फेडरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें NRUCC की तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे NRUCC का मतलब होता है नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल। और इसके पैरेलल में ZRUCC और DRUCC भी होती है। जहाँ पे ZRUCC का मतलब होता है जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, और DRUCC का मतलब होता है डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी। तो ZRUCC और DRUCC के लिए जो लास्ट में C है उसका मतलब कमेटी होगा, और जबकि नेशनल लेवल पे वह काउंसिल की तरह ट्रीट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लीजिए नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल, और जो ZRUCC और DRUCC है तो वहाँ पे यह जो C है उसका मतलब काउंसिल ना होके क्या होगा, कमेटी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। चेयरमैन ऑफ NRUCC, चेयरमैन ऑफ NRUCC कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, CRB एंड CEO रेलवे बोर्ड, DGHR इन रेलवे बोर्ड, और सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज मिनिस्टर फॉर रेलवेज। मिनिस्टर फॉर रेलवेज श्री अश्वनी वैष्णव जी एट प्रेजेंट मिनिस्टर फॉर रेलवेज हैं। तो वही चेयर करेंगे इसको, NRUCC को। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ZRUCC को के चेयरमैन जो होते हैं अवर रिस्पेक्टेड GM सर होते हैं, और DRUCC के जो चेयरमैन होंगे वह DRM साहब होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया आपने, मिनिस्टर फॉर रेलवेज चेयरमैन होंगे, ZRUCC के जो होंगे वो GM होंगे, और DRUCC के DRM साहब होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि टेन्योर ऑफ NRUCC, ZRUCC और DRUCC का कितना होगा। 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर्स, 1 ईयर फॉर ऑल, 2 ईयर फॉर ऑल, 2 ईयर फॉर NRUCC एंड 1 ईयर फॉर DRUCC एंड ZRUCC। तो टेन्योर की बात करें अगर, तो इन सभी का जो टेन्योर होता है दैट इज अ 2 ईयर्स फॉर ऑल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो NRUCC, ZRUCC और DRUCC का जो टेन्योर होता है वह हर एक कमेटी और काउंसिल के लिए 2 ईयर्स का होता है। सो 2 ईयर्स फॉर ऑल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे मिस मत करिए। लिखा है कॉमिटी स्क्रूटिनाइजेस द अश्योरेंस प्रोमिसेस अंडरटेकिंग्स गिवन बाय द मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कौन सी कमेटी है, ठीक है, जो कि स्क्रूटिनाइज करती है द अश्योरेंस प्रोमिसेस और अंडरटेकिंग्स जो कि मिनिस्टर द्वारा दिए जाते हैं, है ना, पार्लियामेंट के अंदर। पब्लिक अकाउंट कमेटी, रेलवे कन्वेंशन कमेटी, कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस एंड कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो देखिए यहाँ नाम से पता लग रहा है, या फिर आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, PAC और रेलवे कन्वेंशन कमेटी और कमेटी कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन तो नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। नाम से पता लग रहा है यहाँ पे वर्ड आया है अश्योरेंस, ठीक है। तो अश्योरेंस मतलब प्रोमिसेस एक तरह से, तो उस पर जो बात है यह कमेटी देखती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और मोस्ट फ्रिक्वेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। सो टोटल मेंबर्स ऑफ पीएसी कितने हैं, और उसमें लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं और राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं। तो ये काफ़ी सड़ा गला सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 22 मेंबर्स फ्रॉम टोटल होते हैं, और इसमें 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा होते हैं। तो आप सभी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। Dash dash, which committee scrutinizes and reports to the parliament to know whether the powers are making regulations, rules, sub-rules by law are properly exercised by the executive within the scope of such legislation। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट से है या गवर्नमेंट ऑफ द डे से है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिमिट में रह के उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इस बात में स्क्रूटिनाइजेशन किस कमेटी के पास होता है, एस्टीमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो यहाँ से भी आपको पता लग पा रहा होगा कि कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का ही कुछ काम होगा, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेशन का मतलब लगभग जो भी हमारा एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा काम प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके बारे में एक तरह से स्क्रूटिनाइज करने का काम होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। चेयरमैन ऑफ पीएसी, दिस प्रैक्टिस हैज बीन कंटिन्यूड फ्रॉम 1967 दो इट इज नॉट मैंडेटरी। तो जैसा कि आपको पता है चेयरमैन ऑफ पीएसी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और प्रेजेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा है मिस्टर ओम बिरला। तो चेयरमैन ऑफ पीएसी, और यह प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू की जा रही है फ्रॉम 1967 की जो अपोजिशन पार्टी का लीडर लोकसभा के अंदर होता है उसको चेयरमैन ऑफ पीएसी बना देते हैं। सो अपोजिशन पार्टी लीडर इन लोकसभा इज द राइट आंसर। और शायद से इसके अभी जो करंट चेयरमैन हैं वह अधीर रंजन चौधरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और मिनिस्टर्स कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ दिस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। वर्किंग ऑफ पीएसी की बात करें अगर, द रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक जीएम हो गए, रेलवे बोर्ड मेंबर्स हो गए, और द मिनिस्ट्री लाइक रेलवेज, डिफेंस अपीयर बिफोर द पीएसी when examining the audit reports belong to their ministries. So the committee proceeds by way of the dash dash of the witnesses, questioning, quizzing, क्रॉस एग्जामिनेशन, इंटरोगेशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको एक नॉलेज देने के लिए बनाया है यहाँ पे, दैट इज इंटरोगेशन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। Government has taken action on the recommendation of the PAC and submit dash dash to the PAC। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है तो एक्शन लेना पड़ता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पीएसी। ठीक है, अगर कोई इरेगुलरिटीज मिलती है तो इस केस में गवर्नमेंट को क्या सबमिट करना होता है, एक्शन टेकन नोट्स। ठीक है, तो एक्शन टेकन नोट्स जो होते हैं उसको सबमिट करने होते हैं। ये स्टेज में होता है, एक्शन टेकन नोट्स, एक्शन टेकन रिपोर्ट्स, एक्शन टेकन स्टेटमेंट। ठीक है, दैट इज स्टेज 1 2 3। तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ पे एक्शन टेकन नोट्स जो होते हैं गवर्नमेंट एक्शन ऑन पीएसी रिकमेंडेशंस। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्शन टेकन नोट्स होता है, फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट्स होता है, और फिर एक्शन टेकन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, एक्शन टेकन नोट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कंसल्टेटिव कमिटीज लाइक एनआरयूसीसी, जेडआरयूसीसी एंड डीआरयूसीसी, द फॉलोइंग वंस इज नॉट कम अंडर देयर फंक्शंस।
तो यहाँ बोला जा रहा है कि कमिटीज़ के फंक्शंस लिखे हुए हैं और कौन सा फंक्शंस उसमें यह इस कंसल्टेटिव कमिटीज़ का नहीं है। प्रोविजन ऑफ अम्यूनिटीज टू पैसेंजर्स, ओपनिंग ऑफ न्यू स्टेशंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ पैसेंजर सर्विसेज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ इन रेलवेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों जो प्रोविजंस ऊपर लिखे हुए हैं वह इनका मेन फंक्शन और ऑब्जेक्टिव है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। तो which who is act as a friend, philosopher and guide of the PSC while attending the sitting of the committee and assisting it in its deliberation। तो एक तरह से फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द पीएससी कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज CNDG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 148 के अंदर मेंशन है। ठीक है, और आर्टिकल 148 से 151 तक कवर करते हैं CNDG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 149 के अंदर ड्यूटी ऑफ कैग को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ही इज द फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द पीएससी। ठीक है, और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेजेंट CNDG की, तो मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू इज द प्रेजेंट CAG। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RCC की बात की जा रही है यहाँ पे, रेलवे कन्वेंशन कमेटी। ठीक है, सो टोटल मेंबर्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा कितने होते हैं? तो RCC के अंदर जो है टोटल मेंबर्स 18 होते हैं, जिसमें 12 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 6 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा होते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, RCC का फुल फॉर्म दैट इज रेलवे कन्वेंशन कमेटी। तो ऑप्शन दिया है रेलवे कमेटी ऑन कन्वेंशन, रेलवे कंसल्टेटिव कमेटी, रेलवे कन्वेंशन काउंसिल और नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज द रेलवे कन्वेंशन कमेटी। सो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, RCC का फुल फॉर्म क्या होगा? दैट इज अ रेलवे कन्वेंशन कमेटी। इस पर भी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, कट मोशंस की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कट मोशंस। आपने अगर कभी बजट को रिव्यू किया हो तो यहाँ पे कट मोशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कट मोशंस कितने टाइप के होते हैं? 2, 3, 4, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली 3 तरह के कट मोशंस होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक होता है पॉलिसी कट, एक होता है इकोनॉमी कट और एक होता है टोकन कट। तो 3 तरह के कट मोशंस होते हैं, वह होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इनकी जो डेफिनेशंस हैं, पॉलिसी कट, टोकन कट और इकोनॉमी कट, तो उनको एक बार हम गो थ्रू करेंगे। सो डिमांड फॉर ग्रांट इज रिड्यूस टू ₹1। तो जितनी भी डिमांड फॉर ग्रांट है वह ₹1 के बराबर हो जाती है। तो जैसा कि आपने सपोज किसी मिनिस्ट्री ने क्या करा, कोई प्रपोजल रखा जिसके तहत उसने 1 लाख रुपए डिमांड फॉर ग्रांट का प्रपोजल रखा किसी एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए। और उस केस में जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उनको लगता है, या अपोजिशन मेंबर्स हैं उनको लगता है ऐसा कि इसका इन फ्यूचर कोई यूज़ नहीं है, तो इस केस में उस पॉलिसी को डिसअप्रूव करने के लिए यहाँ पे जितना भी डिमांड फॉर ग्रांट है जो 1 लाख रुपए है उसको इक्वेट कर देंगे उसको ₹1 से, ₹1 से, फॉर द डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? डिसअप्रूवल पॉलिसी कट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जितना भी डिमांड फॉर ग्रांट रहेगा या प्रपोजल के अंदर आपने मेंशन कर रखा है सपोज 1 लाख रुपए, वह 1 लाख रुपए रिड्यूस होकर ₹1 हो जाएगा। ठीक है,
सो दिस इज अ डिसअप्रूवल पॉलिसी कट, मतलब इस पॉलिसी को हम क्या कर रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। रिडक्शन ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स टू अ स्पेसिफिक लिमिट। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि एक स्पेसिफिक लिमिट से जो है, तो जो भी प्रपोजल आपने रखा हुआ है, ठीक है, उसको हम एक स्पेसिफिक लिमिट से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इस केस में सपोज मैंने उसको 1 लाख रुपए का प्रपोजल रखा हुआ है और उसको मैंने बोला कि जो है इस प्रपोजल में जो है तो 30,000 रुपीज़ का कट लगा देते हैं। और तो इस केस में जो है, जब यह 1 लाख रुपए का प्रपोजल आपने 30,000 रुपीज़ का कट लगा दिया, तो इस केस में जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होगी वोट होने के बाद, वह 70,000 रुपये ही पास होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस केस में इसको हम बोलेंगे इकोनॉमी कट। ओके, याद रखिएगा। तो जो जितना भी प्रपोजल है हमारा 1 रुपये हो जाएगा पॉलिसी कट के तहत। दैट मीन्स व्हाट, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी हो रही है यहाँ पे। इकोनॉमी कट के तहत एक स्पेसिफिक लिमिट से जो है तो हमारा जो डिमांड है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है टोकन कट की। तो याद रखिएगा, पार्लियामेंट में जो टोकन चलता है वह 100 रुपीज़ का चलता है। ठीक है, तो इसके तहत जो जितना भी प्रपोजल हमारा है, उसमें हम सामने वाले की बात की वैल्यू रखने के लिए या सम्मान रखने के लिए, उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, उसके लिए हम उसकी जो अमाउंट है उसको 100 रुपीज़ से कम कर देंगे। तो सपोज 1 लाख रुपए हमने रखा हुआ है, तो इस केस में उसका जो अमाउंट होगा वह 99,900 रुपीज़ पास हो जाएगा। ठीक है, एज अ डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, 99,900 रुपये। सो उसको हम बोलेंगे टोकन कट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। तो अमाउंट ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट्स इज रिड्यूस्ड बाय जस्ट ₹100। ठीक है, एंड दिस इज टू वेंटिलेट द स्पेसिफिक ग्रीवांसेस और डिसप्लीजर अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट। इस केस में इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ टोकन कट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये कट मोशंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, the question is one to which a member desires an oral answer, not written reply from the minister in parliament। तो आप सभी को पता होगा कि जैसा कि पार्लियामेंट के अंदर जो Q&A सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन, तो इस सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस को ओरल पूछा जाता है संबंधित मिनिस्ट्री से, और कुछ क्वेश्चंस को जो है तो रिटन रिप्लाई के तहत पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, दैट इज मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस केस में यहाँ पे जो ओरल आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं, जिसका मेंबर्स आंसर जो चाहते हैं वो ओरल नॉट रिटन रिप्लाई चाहते हैं, तो इस केस में ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं स्टार्ड क्वेश्चंस। स्टार्ड क्वेश्चंस, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23rd। A question is one to which a written answer is desired by the member and is deemed to be laid on the table of the house by the minister। तो इस केस में ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चंस, जिनका रिटन रिप्लाई चाहिए होता है। जिनका रिटन रिप्लाई चाहिए उनको हम बोलते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। तो 24 मिनट में हमने 24 क्वेश्चंस को कवर करा है और यहीं पर हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे। A member may give a notice of the question in matter of public importance and a urgent character for oral answer at a notice not less than 10 days. Such a question is called as starred question, unstarred question, short notice question, none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने टोटल 24 क्वेश्चंस को कवर करा। आप चाहते हैं अगर कि और इसके वीडियोस आएँ तो प्लीज़ हमारे साथ गो थ्रू होइएगा
और चैनल पर अगर आप बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इस केस में हम आपके लिए जो वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। CA3 references are classified into dash dash categories। तो ये CA3 references क्या होते हैं? तो CA3 references होते हैं basically these are the letters or representations received by the chairman relay board from VIPs। ठीक है, तो CA3 references का मतलब क्या होता है? CA3 references का मतलब ऐसे लेटर्स हो गए या कोई रिप्रेजेंटेशंस हो गया, ठीक है, जिसको चेयरमैन रेलवे बोर्ड को रिसीव होता है फ्रॉम वीआईपी से। तो वीआईपी के अंदर कौन से लोग हो गए? जैसे हमारे सपोज प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, या सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के कोई मेंबर्स हो गए, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो गए, एमपीज हो गए, एमएलएस हो गए, एमएलसीज हो गए। तो दीज आर द वीआईपीज। इसके अलावा हम कुछ सपोज एक्स मिनिस्टर्स हो गए, एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, एक्स एमपीज, ठीक है, तो ये सभी लोग सो कॉल्ड वीआईपी। इनके लिए जो कम्युनिकेशन होता है चेयरमैन रेलवे बोर्ड से, उसको हम बोलते हैं CA3 रेफरेंस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि CA3 रेफरेंस जो है वह कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। तो CA3 रेफरेंस को टोटल 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके अंदर अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी एम, कैटेगरी सी और कैटेगरी ओ, टोटल 5 कैटेगरीज आती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।